नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेज में। हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछली कक्षा पढ़ी थी ब्रिटिश काल में सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। और आज की हम कक्षा में पढ़ेंगे कि ब्रिटिश काल में शिक्षा का किस प्रकार से विकास किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत में शिक्षा का विकास क्यों किया, उनका क्या उद्देश्य था भारत में शिक्षा का विकास करने का। तो देखिए, भारत में वो एक मध्य वर्ग तैयार करना चाहते थे। ये मध्य वर्ग थोड़ा पढ़ा लिखा होगा और पढ़ा लिखा होने के नाते कुछ अंग्रेजी भी जानता होगा, इसलिए अंग्रेज़ों के लिए ये एक सस्ता क्लर्क, एक क्लर्क की भूमिका निभा सकता था, यहाँ नौकरी कर सकता था। क्योंकि अगर ये इंग्लैंड से किसी भी व्यक्ति को यहाँ नौकरी के लिए बुलाते थे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती थी इनको। साथ ही ये मध्य वर्ग जो था ब्रिटिश वस्तुओं का खरीदार वर्ग बने, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही है और उसके लिए बाज़ार चाहिए और भारत एक बाज़ार बन सकता है, लेकिन यहाँ पर खरीदार वर्ग नहीं है इंग्लैंड की वस्तुओं को खरीदने के लिए। इसलिए इन्होंने क्या किया कि शिक्षा के माध्यम से एक मध्य वर्ग तैयार करना चाहा और वही मध्य वर्ग आगे ब्रिटिश शासन का समर्थक भी बना और विरोधी भी बना। ठीक है, भारतीयों को सभ्य बनाने वाले सिद्धांत, मतलब यह सिद्धांत प्रस्तुत करते थे कि भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए हम यहाँ आए हैं और हमारी ये जिम्मेदारी है, यह प्रमाणित करना चाहते हैं शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से। दूसरा ये था कि भारतीयों का शुभ चिंतक बनकर लंबे समय तक शासन कर सकते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर भारतीयों को शिक्षा देते हैं या फिर उनके लिए कुछ सुधार पूर्वक कार्य करते हैं तो हम यहाँ पर लंबे समय तक शासन कर सकते हैं, ऐसा उनका उद्देश्य था। लेकिन इसका जो मूल उद्देश्य था वो था ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की पूर्ति। वो मतलब अपने हितों की पूर्ति के लिए ही यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था की नींव डाल रहे थे। शिक्षा का विकास कैसे हुआ? तो देखिए, शुरुआत में अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जो भारत की परंपरागत शिक्षा प्रणाली थी उसको ही अपनाया। उन्होंने जो यहाँ की भाषाएं थी, जैसे संस्कृत हुई या फारसी हुई, उन्हीं में शिक्षा देना प्रारंभ किया। अब ये क्यों प्रारंभ किया? क्योंकि न्याय विभाग, इन्होंने बंगाल के साथ साथ कई अन्य जो राज्य थे उन पर नियंत्रण कर लिया। नियंत्रण के पश्चात वहाँ पर न्याय व्यवस्था भी संभालनी है, तो इसके लिए उनको संस्कृत एवं फारसी के विद्वानों की ज़रूरत थी, क्योंकि जो न्यायिक कानून थे भारतीयों के वो या तो संस्कृत में थे, फारसी में थे या उर्दू में थे, इस प्रकार की भाषाओं में थे। ये भाषाएं अंग्रेज जानते नहीं थे। इसलिए इन्होंने 1781 में क्या किया कि कोलकाता मदरसा की स्थापना की। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर कोलकाता मदरसा की स्थापना होती है। वहीं 1791 में जोनानाथ डंकन नामक एक व्यक्ति होते हैं, वो बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना करते हैं। आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया कि कोलकाता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज, इनकी स्थापना की आलोचना जो की थी वो की थी राजा राम मोहन राय ने। इस बात को आप ध्यान में रखना। शिक्षा संबंधी विकास में एक विवाद आता है, आंग्ल प्राच्य विवाद। ये कई बार पेपर में आता है। तो ये विवाद दरअसल विलियम बेंटिक के टाइम पर आया था। उस समय एक समिति गठित की गई थी, लोक शिक्षा महासमिति। इस समिति में कुल 10 सदस्य थे और इसी समिति के 10 सदस्य दो गुटों में बटे हुए थे। एक थे आंग्लवादी, दूसरे थे प्राच्यवादी। आंग्लवादियों का जो नेतृत्व कर रहे थे ट्रेवेलियन और मैकाले, ये दो व्यक्ति थे। वहीं प्राच्यवादियों का नेतृत्व प्रिंसेप बंधु। कौन थे? प्रिंसेप बंधु। इनमें विवाद, मुख्य बात का यही था कि आंग्लवादी चाहते थे कि भारत में जो भी शिक्षा व्यवस्था की नींव डाली जा रही है, शिक्षा दी जा रही है, उसका माध्यम अंग्रेजी में होना चाहिए। मतलब जो विषय पढ़ाए जाएंगे वो अंग्रेजी में पढ़ाई जाएँ, शिक्षा अंग्रेजी में दी जाए। वहीं प्राच्यवादी कहते थे कि भारतीयों को जो शिक्षा दी जाए यहाँ पर वो उनकी स्थानीय भाषा में प्रदान की जाए। इस विवाद में जो विजयी रहते हैं वो रहते हैं आंग्लवादी। इसी से संबंधित, शिक्षा से संबंधित एक सिद्धांत वो आता है, थ्योरी आती है, मतलब आंग्लवादियों से संबंधित ही आती है, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसमें जो आंग्लवादी थे, मतलब जो अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने एक बात कही कि हम उच्च भारतीयों को, जो उच्च तबके के भारतीय हैं, उनको शिक्षा देंगे। उनको शिक्षा देने के पश्चात जो ये उच्च भारतीय हैं, जो अन्य भारतीयों को, यही लोग फिर अन्य भारतीयों को शिक्षित करेंगे। इस प्रकार से शिक्षा क्या होगी? छन छन कर नीचे के जनसमूह तक पहुँचेगी।
इसी को कहा गया अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश काल में शिक्षा से संबंधित जो प्रमुख आयोगों का गठन किया गया था, उन आयोगों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, वुड का घोषणा पत्र, ये चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में सन 1854 में लाया जाता है। इस घोषणा पत्र को शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसमें उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी तथा स्कूली शिक्षा के लिए देसी भाषा का प्रयोग करने की सिफारिश की गई तथा लोक शिक्षा विभाग के गठन की सिफारिश की गई थी। स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात की गई। वहीं लंदन विश्वविद्यालय की तरह भारत में भी उस तरह के विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। साथ ही प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। ये था वुड का घोषणा पत्र। इस प्रकार की इसमें सिफारिशें की गई थी। अब आता है हंटर कमीशन, हंटर आयोग। इसका गठन 1882 में किया जाता है और इसके अध्यक्ष होते हैं विलियम हंटर। इस आयोग में 8 भारतीय सदस्य भी थे। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा में सुधार पर विशेष ध्यान देने की बात कही। साथ ही प्राथमिक शिक्षा का जो माध्यम बताया इन्होंने कि स्थानीय भाषा होनी चाहिए और निजी विद्यालयों को बढ़ावा देने की बात की। अगर प्रश्न में आ जाता है कि किस आयोग के तहत निजी विद्यालयों को बढ़ावा देने की बात की गई थी, तो वो हंटर आयोग होगा। इसने पहली बार कहा था कि साहित्यिक शिक्षा जो आप दे रहे हैं उसके साथ साथ बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाए। इसके बाद आता है रेले आयोग 1902 में। इस समय जो वाइसराय होते हैं लॉर्ड कर्जन के टाइम पर सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाता है शिक्षा के लिए, जिसे हम रेले आयोग कहते हैं। इस आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति का आकलन करने के लिए इसको गठन किया गया था। आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्य भी थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरदास बनर्जी। ठीक है, रेले आयोग में 2 भारतीय सदस्य थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरदास बनर्जी। इस आयोग की सिफारिश पर 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। देखिए, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप ध्यान में रखना। जब भी आप पढ़ने बैठा करें, कुछ कॉपी या पेन लेकर बैठिए और जो भी आपको पॉइंट दिखे, जैसे कि ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस आयोग की सिफारिश के आधार पर पारित हुआ था, तो रेले आयोग की सिफारिश के आधार पर, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इस आयोग की सिफारिश क्या थी? देखिए, इस अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया था। ठीक है, सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया था। विश्वविद्यालय में सुधार के लिए 5 लाख रुपए वार्षिक तौर पर 5 वर्ष के लिए खर्च किए जाएंगे, ये डिसाइड किया गया था। सरकारी शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव आता है 1913 ईस्वी में। ये क्यों आता है? दरअसल देखिए, 1906 में एक रियासत है बड़ौदा रियासत। इस रियासत ने अपनी रियासत के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरंभ कर दी। इसके बाद होता क्या है कि जो राष्ट्रवादी नेता थे भारत के, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से भी ऐसी डिमांड की कि आप भी इंडिया में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की नीति लागू करें। इसी क्रम में हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी जो होते हैं, वो विधान परिषद में अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा को लागू करने की मांग का प्रस्ताव देते हैं, किंतु उनका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है और इस बात को स्वीकार किया जाता है कि निरक्षरता समाप्त करने की नीति बनाई जाएगी। साथ ही इस के तहत प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई थी। हम अभी ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी लगाएंगे। आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें कि हमें याद नहीं हो रहा, 1-2 बार वीडियो देखेंगे आ जाएगा, नहीं तो आप इसके साथ आप कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठा करें। दूसरा है सैडलर विश्वविद्यालय। सैडलर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसका गठन जो हुआ था, कोलकाता विश्वविद्यालय में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं के अध्ययन के लिए तथा उनके निराकरण के लिए इसका गठन किया गया था। इसमें डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी एवं डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद नामक 2 भारतीय सदस्य भी शामिल थे। इस आयोग ने कोलकाता विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की आलोचना की। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा 12 वर्ष
एवं स्नातक की उपाधि के लिए त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम लागू करने की सिफारिश इस आयोग ने की। देखिए इन्होंने क्या कहा था कि विद्यालय स्तर पर जो स्कूल जो होता है वो 12 वर्ष तक का होना चाहिए, और वहीं जो आप स्नातक की पढ़ाई करोगे, ग्रेजुएशन की पढ़ाई करोगे, उसके लिए त्रिवर्षीय कार्यक्रम इन्होंने बताया था। साथ ही ढाका में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने की सिफारिश की, क्योंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय में काफ़ी सारा क्राउड था, मतलब उस पर बहुत ज़्यादा बोझ था, इसलिए इन्होंने ढाका में एक विश्वविद्यालय को स्थापित करने की सिफारिश की थी। साथ ही सैडलर विश्वविद्यालय आयोग ने महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड का गठन करने की बात कही। इसके बाद आता है हार्टोग समिति, 1929 में इसका गठन किया जाता है। दरअसल शिक्षा व्यवस्था के प्रति लोगों का असंतोष बढ़ता जा रहा था। इसी क्रम में फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में 1929 में हार्टोग समिति की स्थापना की जाती है। इसने सिफारिश की कि ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी होते हैं उनको माध्यमिक स्तर पर ही उनकी शिक्षा को रोक दिया जाए। साथ ही ग्रामीण विद्यार्थियों को व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा प्रदान की जाए। ये इस हार्टोग समिति 1929 की सिफारिशें थी। अभी हम देखते हैं वर्धा मूल शिक्षा योजना 1937। दरअसल वर्धा मूल शिक्षा योजना 1937 का संबंध गांधी जी से है। गांधी जी ने अपने पत्र हरिजन में इस नई शिक्षा नीति को प्रस्तुत किया था। इसे ही हम वर्धा मूल शिक्षा योजना कहते हैं। इन्होंने इसमें हस्त निर्मित वस्तुओं के उत्पादन करने पर बल देने की बात कही। साथ ही 7 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात कही। प्रथम 7 वर्ष तक मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। इन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं उनको प्रथम 7 वर्ष तक उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए तथा छात्रों की रुचि के अनुसार उनको व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। मतलब छात्र जिस चीज़ में रुचि करते हैं उसी के अनुसार उनको व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। इसके बाद आती है सार्जेंट योजना। सार्जेंट योजना भारत के प्रमुख शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में लाई जाती है। इन्होंने कुछ सिफारिशें दी, जैसे कि 6 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात कही। गांधी जी ने जो वर्धा शिक्षा योजना थी उसमें कितने वर्ष तक की बात की? 7 से 14 वर्ष की। वहीं सार्जेंट योजना में 6 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई थी। दूसरी सिफारिश की ये थी कि प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं। साथ ही यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंटरमीडिएट विद्यालय की श्रेणी समाप्त करने की बात की गई थी, कि जो इंटरमीडिएट जो 12th वाले जो सिस्टम है अपना 12th वाला इंटरमीडिएट विद्यालय, इसको समाप्त करने की बात की गई थी। अब हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद शिक्षा का किस प्रकार से विकास होता है। तो देखिए 1948 में राधा कृष्णन आयोग गठित होता है डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में। इन्होंने सिफारिश क्या दी कि इन्होंने सिफारिशें विश्वविद्यालय की शिक्षा पर दी थी, मतलब यूनिवर्सिटीज़ के लिए खासकर ये गठित किया गया था राधा कृष्णन आयोग। इन्होंने कहा था कि शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया जाए, और राधा कृष्णन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया, जिसको हम UGC या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी कहते हैं। इसका गठन कब हुआ? 1953 में राधा कृष्णन आयोग की सिफारिशों के पश्चात। 1968 ईस्वी में कोठारी आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत में एक नई शिक्षा नीति का निर्माण किया जाता है। वहीं 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया जाता है। वर्ष आता है 2002 का, इसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया जाता है। ये क्वेश्चन ये जो पॉइंट है सभी को पता होगा मेरे ख्याल से, बट अगर आपको नहीं पता है तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखें कि वर्ष 2002 में शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया जाता है। वहीं 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया जाता है। अब चलिए इस टॉपिक से संबंधित हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं, जिससे कि आपको एक अभ्यास हो जाएगा कि आपने कितना ध्यान से वीडियो को देखा है। तो प्रश्न पहला है कि वर्ष 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी?
डलहौजी, कॉर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये आपके 4 ऑप्शन हैं, जिसमें आपको बताया गया था कि वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की गई थी। आधुनिक शिक्षा का जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। मैंने पॉइंट बताना भूल गया था, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? मैकाले शिक्षा पद्धति, हंटर आयोग, वुड डिस्पैच, सैडलर शिक्षा नीति। तो आपको पहला जो पॉइंट था वुड डिस्पैच से हमने किया था, वुड घोषणा पत्र जो था उसको ही हम भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसमें। किस शिक्षा नीति के तहत 1857 में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो देखिए, मैकाले शिक्षा पद्धति पहला ऑप्शन है, हंटर शिक्षा नीति दूसरा, वुड डिस्पैच जिसको हम वुड का घोषणा पत्र कहते हैं, सैडलर शिक्षा नीति। इसका सही जवाब है वुड्स डिस्पैच। ठीक है, वुड्स डिस्पैच के तहत कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा नीति के तहत भारत में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की अनुशंसा की गई? तो इसका सही जवाब है वुड्स डिस्पैच। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में शिक्षा की अव्यवस्था की जांच के लिए गठित की गई थी? मतलब किया गया था, कौन सा आयोग भारत में शिक्षा में अव्यवस्था की जांच करने के लिए गठित किया गया था? तो वो था हंटर शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है कि पहला राज्य जिसने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार किया था, हमने बताया था आपको, बड़ौदा रियासत। किस आयोग द्वारा 3 वर्ष की शिक्षा अवधि स्नातक उपाधि के लिए निश्चित की गई थी? मतलब किस आयोग ने यह निश्चित किया कि स्नातक की उपाधि के लिए 3 वर्ष की अवधि तक पढ़ाई करनी चाहिए? तो वो है सैडलर शिक्षा आयोग। इसी के साथ हमारा जो ब्रिटिश काल में शिक्षा नीति का किस प्रकार से विकास हुआ, ये वाला टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो में।